साल 1990 कश्मीर में नरसंहार हुआ। कश्मीरी हिंदुओं पर जुर्म सितम हुए। नतीजा ये हुआ कि जो कश्मीरी हिंदू हैं उन्हें कश्मीर से बाहर निकलना पड़ा, अपना घर परिवार छोड़ना पड़ा। जिन ओहदेदारों पर सुरक्षा की जिम्मेदारी थी वो खामोश रहे। खामोशी पिछले 30 साल से है। लेकिन हालिया वक्त में एक फिल्म रिलीज हुई है, द कश्मीरी फाइल्स। इस फिल्म में कश्मीरी हिंदुओं पर जो जुर्म सितम हुए उन्हें दिखाया गया है। इसके बाद से पूरे देश में कश्मीरी हिंदुओं को लेकर के चर्चा आम हो गई है। उस दौरान क्या हुआ था, किस तरीके के जुल्म सितम हुए, पूरा मुल्क क्यों खामोश रहा और इस सच को पिछले 30 सालों से क्यों दबाया गया, इन तमाम सारे पहलुओं पर हम लोग चर्चा करेंगे। मेरे साथ इस वक्त कश्मीरी हिंदुओं का एक ग्रुप है जिन लोगों ने उस दर्द को सहा है, उस दर्द को बहुत करीबी से देखा है। मेरे साथ हैं डॉक्टर अनु कौल, ज्योति कौल, साक्षी मट्टू। ये इंडिया फॉर कश्मीर एक्टिविस्ट ग्रुप के सदस्य हैं। मेरे साथ उत्पल कौल जी हैं जो कि ग्लोबल कश्मीरी पंडित डायस्पोरा से हैं, और काशी अखनूर जी हैं। सर, मैं सबसे पहले आपसे जानना चाहूँगा कि आप बताएं देश को, फिल्म की अपनी एक समय सीमा होती है और उस तय समय सीमा में उन्होंने बहुत कुछ बताना और समझाना होता है, लेकिन एक्चुअली हुआ क्या था, बताएं। मैं आपको बता दूं, जो द कश्मीर फाइल जो पिक्चर है, जो ये मूवी है, ये पहली बार कश्मीर का दर्द और कश्मीरी हिंदू के साथ नरसंहार जो हुआ है, जो जेनोसाइड हुआ है, ये पहली बार सामने आया है। लेकिन ये हमारी किताब का एक पन्ना है। ये पहला पन्ना है इस किताब का जहां हमारे लगभग 1600 लोगों को 2-3 महीने में मारा गया। हमारे लगभग 40,000 घर जलाए गए। हमारे लगभग 450 मंदिरों को नष्ट किया गया। हमारे साथ इतनी त्रासदी हो गई, जितने भी बिजनेस एस्टेब्लिशमेंट थे, ज़मीनें, सब कुछ हमारा छीना गया और हम अपने ही देश में शरणार्थी बने। और हम जम्मू के कैंपों में सांपों और बिच्छू की डंकों से मरने लग गए। 45 डिग्री टेम्परेचर में हमको कैंपों में रखा गया। वो कश्मीर में जिहादियों ने हमारे साथ जो जेनोसाइड किया, और यहाँ हमारे साथ भारत सरकार ने वो जिम्मेवारी नहीं निभाई जो जिम्मेवारी उनको निभानी चाहिए थी। और इस फिल्म में तो केवल कुछ दर्शाते हैं। और मैं बता दूं, ये हम मानते हैं कि ये जो द कश्मीर फाइल है, ये ग्लोबल कश्मीरी पंडित डायस्पोरा का एक बहुत बड़ा इनिशिएटिव है, क्योंकि हमारे जो को फाउंडर है डॉक्टर सुरेंद्र कौल जी, जो ह्यूस्टन में रहते हैं, उन्होंने प्रेरित किया अग्निहोत्री जी को। उनसे कई बार मिले और उनको बता दिया कि आप इस पर एक फिल्म बनाए जो कि पूरे संसार भर में, सिविलाइज्ड वर्ल्ड को पता चल जाए कि किस तरह कश्मीरी हिंदू के साथ नरसंहार हुआ, जेनोसाइड हुआ। जी, जैसा कि मैंने पहले बताया था कि फिल्म की अपनी एक समय सीमा होती है, लेकिन बहुत सारी ऐसी कहानियां हैं, बहुत सारा ऐसा दर्द है जो अब भी छिपा हुआ है। ये लोग मेरे साथ हैं, ये बताएंगे कि उस समय एक्चुअली हुआ क्या था। कुछ ऐसी कहानियां आप बताएं, कुछ ऐसे वाक्य आप बताएं जिसे लोग जाने समझें कि उस समय एक्चुअल क्या तस्वीर रही थी कश्मीर में। देखिए, इससे पहले हम इस बात पे चर्चा करें, सबसे बड़ी त्रासदी जो हुई हमारे साथ, हमें वहाँ से खदेड़ा गया, 5 लाख कश्मीरी हिंदुओं को वहाँ से भगाया गया। उसके बाद एक और त्रासदी हुई, और वो ये कि जो भी सिस्टम था, जो भी व्यवस्था थी, उसने हमारी ये जो ट्रेजेडी है ना, इसको दबाने की पूरी कोशिश की। 32 साल से ये जो त्रासदी हम झेल रहे हैं, जेनोसाइड। और ये जेनोसाइड हुआ कब था? ये हुआ था 1990 में। तब भारत क्या था? भारत एक डेमोक्रेटिक रिपब्लिक था। यहाँ पे सरकार थी, डेमोक्रेसी थी, लेकिन द सिस्टम फेल्ड अस। किसी को पता नहीं चला, स्टेट स्पॉन्सर्ड था, सब ने हाथ खड़े कर दिया। हम लोग कराहते रहे, दर्द से चिल्लाते रहे, बोलते रहे कि हमारे साथ ये होता रहा है, हमारी आवाज़ सुनने वाला कोई नहीं था। उसके बाद ये त्रासदी हुई कि 32 साल से इस हमारी जो ये दर्दनाक ये जो त्रासदी है, इसको दबाया गया, बखूबी दबाया गया। 32 साल तक हमें आवाज़ उठाने नहीं देगी। हम बोलते रहे, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं रहा। लेकिन कश्मीर फाइल्स, ये जो एक फ़िल्म आई है विवेक अग्निहोत्री जी, इसकी हम जितनी भी सराहना करें कम होगा, क्योंकि ऐसे बोल्ड सब्जेक्ट पे एक बहुत ही अनकन्वेंशनल टॉपिक उठाकर हमारी हिंदुओं की त्रासदी को उस बॉलीवुड में जो दिखाया है, जो बॉलीवुड आप सब जानते हैं कि वो किस
प्रकार से संचालित होता है, वो मुझे बोलने की आवश्यकता मैं इस ही पर भी नहीं है। आऊँगा, इस मुद्दे पर भी बात करूँगा जी। कि बॉलीवुड क्यों इस तरीके के मुद्दे नहीं उठाता है, क्यों इस तरीके की सच्चाई सामने नहीं लाता। लेकिन मेरे लिए यहाँ जानना ये बहुत ज़रूरी है कि तकलीफ होती है, बड़ा दर्द होता है कि जब हम उस फिल्म में इस तरीके के सीन देखते हैं कि लोगों को पेड़ पर टांग दिया गया, एक महिला को आरी से चीर दिया गया, उसके बच्चे के सामने उसकी माँ के कपड़े फाड़ दिए गए, आप लोगों को गोलियां मार दी गई। आप जिन्हें सीन कह रहे हैं ना, वो सब घटनाएं हैं और वो घटित हुई हैं। वो एक एक जो भी उसमें चीज़ दिखाई गई है ना, इट इज़ नॉट फिक्शन। उसमें कोई भी उन्होंने क्रिएटिव लिबर्टी नहीं ली है कि कोई भी कहानी आपके दिमाग में आई और आपने वहाँ पे ना बड़े पर्दे पर दिखाया। इट इज़ अ वेल रिसर्च फिल्म। उन्होंने बहुत बहुत 4 साल की रिसर्च की है इसके ऊपर, 700 कश्मीरी फैमिली से मिले हैं और उसके बाद उन्होंने बखूबी इतनी सारी जो घटनाएं थी उनको एक धागे में उन मोती, हाँ, धागे में पिरोने की कोशिश की और उन्होंने ये काम बखूबी किया। हालांकि ये जो हर एक घटना जो वहाँ घटी है वो सच है, लेकिन उन्होंने इस फिल्म में उसे एक परिवार की कहानी बताई है। तो मैं जो लोग, ये आपके माध्यम से लोगों को बोलना चाहूँगी जिन्हें अभी भी शंका हो रही है कि कश्मीर फाइल्स शायद एक प्रोपोगंडा है, तो ये कोई प्रोपोगंडा नहीं है। ये वो जो हमारे साथ त्रासदी 1990 में हुई है, ये वही उन्होंने 32 साल बाद बड़े पर्दे पर बखूबी दर्शाया गया बड़ी है। हैरत होती है कि सुरक्षा तंत्र है, सरकार है, उसके बावजूद उस समय सब लोग खामोश रहे, किसी ने कोई मदद नहीं की। नहीं, वहाँ पे उस क्या टाइम माहौल किसी ने, माहौल तो वैसा था कि जो हमारे सीएम साहब थे वो तो रिज़ाइन दे के चले गए थे और हमारी आर्मी थी, सब कुछ था, लेकिन उनके हाथ बंधे हुए थे, उनको कोई कुछ बोलने वाला नहीं था। जिसकी जो मर्जी थी, जो वहाँ पे पॉलिटिकल लीडर्स थे वो मिलिटेंट्स के साथ मिले हुए थे, वहाँ वही चल रहा था जो उनको बोला जा रहा था। और हमने वो जो दर्द सहा है ना, वो बयान करना, वो एक फिल्म में बता नहीं सकते। वो एक आप देखिए, ऐसे मतलब रूह कांप जाती है। वो मेरे से आवाज नहीं निकल रही है, वो मेरे खुद रोंगटे खड़े हो रहे हैं कि आवाज कैसे नहीं निकल लोग रही इस है कि तरीके से कैसे खामोश हमने हो वो सकते जिया हैं। है, वो दर्द जिया है हमने वो। लेकिन बड़ी हैरानी होती है, केंद्र में उस समय वीपी सिंह की सरकार थी, मतलब केंद्र से भी कोई मदद नहीं मिली, सब खामोश रहे। जी, हम लोग तो बहुत छोटे थे, लेकिन जो हम लोग अपने बड़ों से सुनते हैं कि नॉर्थ ब्लॉक में घंटी बजती थी, कोई उठाता नहीं था, पुलिस स्टेशनों में घंटियां बजती थी, कोई उठाता नहीं था। और उसके बाद देखिए टेनेसिटी लोगों की ये बोला कि जगमोहन जी ने भगा दिया। 19 जनवरी को सबसे बड़ा कॉल दिया गया कश्मीर की हर मस्जिद से कि आप लोग भाग जाइए, नहीं तो मार दिए जाओगे। घरों में आके भीड़ ने ऐसे ठोका है दरवाज़ों को कि मतलब अंदर रहने वाले आधे लोग तो वैसे दहशत से और खौफ से ही मर जाते। तो कहीं से कोई मदद नहीं आई। उन्होंने 21 तारीख को, जगमोहन जी ने 21 तारीख को ज्वाइन किया। 19 तारीख को बहुत सारी कश्मीरी पंडित जनता पलायन ऑलरेडी कर चुकी थी, फिर भी उनको दोषी माना गया एक प्रोपेगेंडा के तहत। पर मैं आगे कुछ बढ़ूँ तो मैं आपको साधुवाद दूंगी कि आपने जो शुरुआत करी, इंट्रोडक्शन, आपने बोला कि एक नरसंहार हुआ था। तो 32 साल से हमारी कम्युनिटी इस बात को नहीं एक्सेप्ट करवा पाई है किसी भी तंत्र में कि आप इसको जेनोसाइड करार दें, कि इतने लोग मारे गए। जेनोसाइड के इंटरनेशनल भी अगर हम देखें तो जेनोसाइड के कुछ कंपोनेंट्स होते हैं कि उसमें इंटेंशन होना चाहिए एक एथनिक क्लेंजिंग का। तो अभी तक हम 32 साल, हमारे साथ 1990 में जो हुआ सो हुआ, वो कंटिन्यू होता रहा 32 साल तक, आज भी हो रहा है, क्योंकि हमारी आवाज़ दबाई गई, हमारी कोई मांग नहीं सुनी गई। और आर्टिकल 370 और 35A के निरस्त होने के बाद कुछ उम्मीद ज़रूर जागी है कि हम जा पाएंगे, लेकिन अभी तक कुछ ऐसा कॉन्क्रीट हुआ नहीं। हम भी वेट कर रहे हैं कि सिक्योरिटी की सिचुएशन वहाँ पे अच्छी हो और हम वापस जा पाएँ। मैंने एक बहुत बड़ा सवाल उठाया है कि पिछले 32 सालों से एक तरीके की खामोशी थी। आपको क्या लगता है कि जिस समय ये घटना हुई 1990 में, क्या ये प्री प्लान्ड एक कॉन्स्पिरेसी थी और उसी कॉन्स्पिरेसी के तहत उस सच को दबाया गया, पूरे देश से छिपाया गया? बिल्कुल सही बात है। ये बिल्कुल एक कॉन्स्पिरेसी थी। सारे कोलैबोरेटर्स जो इसमें थे वो मिक्सअप हो गए थे। ये एक बहुत बड़ा षड्यंत्र रचाया गया था। J&K की गवर्नमेंट जो उस समय की फारूक अब्दुल्ला की थी, वो इसमें भागीदारी थी। जो लोकल पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन थी, वहाँ पर सिविल एडमिनिस्ट्रेशन थी, उनका साथ था इसमें। ये एक धर्म के खिलाफ एक जहाद था वहाँ पर। ये कोई पॉलिटिकल मतलब कंपटीशन नहीं था। ये कांग्रेस वर्सेस बीजेपी का मसला नहीं था, कांग्रेस वर्सेस नेशनल कांग्रेस का मसला नहीं था। इलेक्शन बहाना था और हिंदू निशाना था। ये इस चीज़ से ये बात निकलती है कि ये जो वहाँ पर जो उन्होंने किया, ये 86 में शुरू हो गया। अनंतनाग राइट्स जहाँ जब हो गए थे, अनंतनाग राइट्स से साथ ही शुरू हो गया। वहाँ पर हिंदू के मंदिरों को जलाया गया, हिंदू के घरों को लूटा गया, हिंदू लेडीज़ से वहाँ पर बुरा व्यवहार किया गया। वो ट्रेलर था इस चीज़ का।
85, 86 में जो अनंतनाग राइट्स हुए, और सारे हिंदू कश्मीर की जनता जितनी भी थी वो सब डर गए थे, उनको लगा था अब यहाँ से पलायन होना था। और मोस्टली वहाँ पर उस त्रासदी का जो है उसका अगर तब संज्ञान लेती सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट इस चीज़ का संज्ञान लेती तो ये 90 हो सकता रुक जाता, लेकिन उस टाइम पर गवर्नमेंट ने कोई संज्ञान इसका नहीं लिया। सेंटर में कांग्रेस की हुकूमत थी और स्टेट में तब 86 में नेशनल कॉन्फ्रेंस की हुकूमत थी। इनका आपस में यारी दोस्ती का रिश्ता था फारूक अब्दुल्ला साहब का और अपने कांग्रेस नेताओं का यहाँ पर, तो इसलिए हिंदुओं की तरफ कोई मतलब कोई तवज्जो उन्हें नहीं दे दी। तो 1990 में जो त्रासदी हुई उसके ये सब लोगों को पता है, कश्मीरी हिंदुओं को किस तरह जलाया गया, डराया गया, धमकाया गया, कश्मीर से निकाला गया। उसके बाद में जो हिंदू वहाँ से जम्मू आ गए तो उनकी कोई सुध किसी ने नहीं ले ली। जितने लोग थे फार्मर से वहाँ पर, जिनके ऑर्चर्ड्स थे, जो उसी पर अपना गुजारा करते थे, उसके जो प्रोड्यूस उनका आता था उस पर गुजारा करते थे, उनको ना उसके प्रोड्यूस का कोई गवर्नमेंट ने कोई मतलब रिलीफ दिया, ना उनके मकानों में जो उनके मकान जलाए गए कोई उनका संज्ञान लिया, ना उनके प्रॉपर्टी का कोई उनका मुआवजा मिला गया, उनको मतलब सड़क पे छोड़ दिया गया इस तरह से। तो गवर्नमेंट ने कोई भी कश्मीरी हिंदुओं को 90 के बाद में जब वो वहाँ से कश्मीर से निकले, गवर्नमेंट का रुझान जो हमारे हिंदुओं की तरफ था ये पूरा दुश्मनाना रुझान था, एनमिटी जैसे लग रही थी। उनको लग रहा था कश्मीरी हिंदू अगर कश्मीर में रहेगा तो हिंदुस्तान का ये अंश है, उस अंश को निकालने की उनने पूरी कोशिश करी है। और सबसे बहुत दर्दनाक ये है कि जिस तरह वहाँ पर हत्याएं हुई हिंदुओं के साथ वो 90 में ही नहीं रुका। ये 90 चिट्ठी सिंहपोरा का 90 में 20-25 लोगों को एट ए टाइम आर्मी फटीग में मिलिटेंट आ गए और जो लोगों को बोला बाहर निकलो, हम आर्मी से आए हैं, वो बेचारे बाहर निकलो, सबको वहाँ पर एक ही कतार में उनका कत्लेआम हो गया। इसके साथ में वंधमा मस्कर हो गया, प्रणकोट का मस्कर हो गया। ये मस्कर का जो ये मतलब तार थी ये बिल्कुल एकदम चलती रही। हर एक साल में कोई न कोई ऐसा हत्याकांड होता था तो यहाँ पर बिल्कुल जो लोग वहाँ पर रहते थे, जो बच्चे खुचे कहीं गांव में थे, वो भी निकलने आ गए। और हिंदुओं के साथ वहाँ पर जो गांव के हिंदू थे उनका सिर्फ मेनली जो उनका प्रोड्यूस था वो ऑर्चर्ड्स थे, उनका फार्म था, वो उससे ही ज़मींदारी का काम करते थे। लेकिन उनको टेंटों में रखा गया, उनको कोई कंपनसेशन नहीं मिला उनकी तरफ से। गवर्नमेंट ने किसी को भी आज तक 32 साल में उनके प्रोड्यूस का कोई हिस्सा नहीं दिया। दूसरा, वो बेचारे मजबूर होके उन्होंने वो ज़मीन कोडियों के दाम बेच के अपने बच्चों को पढ़ाया, अपने बच्चों को का पेट पाला, अपना पेट पाला। अब भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या स्टेट गवर्नमेंट जो है, जो हमारे लोग कैंपों में रह रहे हैं, कोई हेल्थ फैसिलिटी वहाँ पर नहीं है। और जो बच्चे श्रीनगर में गवर्नमेंट की जॉब करने के लिए चले गए हैं उनको न्यूनतम सैलरी वहाँ पर दी जा रही है। बड़ी हिम्मत, मतलब बड़ी एक तरह दर्द है, परेशानी है, तकलीफ होती है ये सब कुछ सुन करके। एक नारा गढ़ा गया था कि या तो कन्वर्ट हो जाइए या फिर मारे जाइए या फिर चले जाइए यहाँ से। और उस समय मुफ्ती मोहम्मद सईद जो कि खुद जम्मू कश्मीर से आते, वो यहाँ पर होम मिनिस्टर थे। आखिर ये क्या चल क्या रहा था? हम इसको अंग्रेजी में ऐसे बोलते हैं, कश्मीरी पंडित्स आर विक्टिम्स ऑफ जनरेशनल जेनोसाइड। हमने कई सदियों पहले भी देखा है, 7 बार हम कश्मीर से निकले हैं और हमारे साथ ये त्रासदी फिर होती है। फिर आपने तो गुरु तेग बहादुर का सुना होगा कि गुरु तेग बहादुर ने कैसे अपनी सैक्रिफाइस की कश्मीरी हिंदुओं के लिए, और एक बार फिर हमने वही हालात देखे कि हमको कैसे नारे दिए गए, रिलिव गलिव तो चलिव, या आप मिक्स हो जाओ हमारे साथ, हो गया मुसलमान बन जाओ, या आप यहाँ से भाग जाओ या ख़त्म हो जाओ। मतलब ये ओपनली, ये कोई बिलीव ही नहीं कर सकता कि इस 20th सेंचुरी में कोई सिविलाइज्ड सोसाइटी में ऐसे नारे देगा जो ये जहादी आज 700 साल 800 साल पहले ऐसे नारे देते थे। लेकिन हमने खुद देखा है, हमने इसका खुद मज़ा चखा है। और घरों के बाहर ये लेटरें लिखते थे कि अगर आप जल्दी से नहीं निकलोगे तो आपको सर कलम किया जाएगा, आपको मार दिया जाएगा। और संसार में ये पहली बार ऐसी ये एग्जाम्पल है जहाँ 5% माइनॉरिटी के साथ ऐसा सलूक किया गया। लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि त्रासदी है कि होम मिनिस्टर कश्मीर का था और आर्मी थी कश्मीर में, कोई इंटेलिजेंस फेलियर नहीं था। आर्मी इंटेलिजेंस है, रा था वहाँ पर आईबी था, वहाँ पर जम्मू कश्मीर
पुलिस का सीआईडी डिपार्टमेंट था, हर एक चीज़ की नॉलेज थी उनको। मतलब यहाँ तक कि आम आदमी को पता था कि कौन टेररिस्ट है, किसके घर में गन है। तो वहाँ क्या होता था, वहाँ ऐसे हालात हो गए थे बस में, जैसे हम यहाँ पर बोलेंगे शकरपुर शकरपुर शकरपुर, वैसे नारे लगते थे पिंडी 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 पिंडी। तो बसें थी बॉर्डर पर जाने के लिए, ट्रेनिंग करने के लिए। लगभग 5,000 से 10,000 कश्मीरी युवकों को पाकिस्तान में ट्रेनिंग दी गई और उनको जहादी बोला कि तुमको जन्नत में जाना है, कश्मीर के लिए तुमको सेक्रीफाइस करनी है। उसके साथ आर्म्स इतने कश्मीर में आ गए जितने वर्ल्ड वॉर फर्स्ट में यूज़ हो गए। टैंकों और बख्तरबंद गाड़ियों को छोड़ के जितना भी AK-47, 2.5 लाख से 3 लाख AK-47 राइफल है, कैल्शनॉप गने, RDX रॉकेट लॉन्चर्स, पिस्टल्स और लाखों लाखों बुलेट्स कश्मीर आ गए। और अगर हमने आर्मी को फुल पावर्स दिए होते, ये महीने 2 महीने की बात थी, सारा आतंकवाद खत्म हो जाता। लेकिन दिल्ली वालों ने यहाँ दूसरा ही नरेटिव चलाया, और नरेटिव चलाया ये कश्मीरियत है, हम भाई भाई हैं, ये तो कुछ दिन का ये है, ये कुछ नहीं है। और पार्लियामेंट में ऐसे तरीके से बात की जैसे सारा ठीकरा जो है जगमोहन का ही है। और मैं आपको बताना चाहता हूँ और आपके माध्यम से पूरे देश को बताना चाहता हूँ कि जब जगमोहन ने जब ज्वाइन किया उससे पहले ही कश्मीरी हिंदू का पलायन हुआ था, क्योंकि इतना डर का माहौल था वहाँ। उन्होंने यहाँ हमारे विसार नाग के एक पंडित जी को स्टार्ट में मारा, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी के कश्मीर के प्रेसिडेंट थे टिकालाल टिपलू, उनको मारा, फिर नीलकंठ गुंजू को मारा जिसने मकबूल भट्ट को फांसी दी थी, फांसी का ये ऑर्डर निकाला था। और फिर अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट के सबसे वरिष्ठ वकील प्रेमनाथ भट्ट को मारा, और फिर डेली हम गिनती करते थे उसको मारा इसको मारा। मेरे परिवार के 5 लोगों को मारा है। तो मतलब इन हालातों में वहाँ कैसे रह सकते हैं, किस पर हम भरोसा करें कि और किस पर हम भरोसा नहीं करेंगे। और त्रासदी ये है कि अपोजिशन पार्टियाँ हो या सरकार की सरकार हो, किसी ने भी इस तरह सुध नहीं लिया। लेकिन हम धन्यवाद करते हैं, जब हम जम्मू आ गए, जम्मू के लोगों का हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। हम धन्यवाद करते हैं जम्मू में जो सोशल ऑर्गेनाइजेशंस है। और मुझे यहाँ बेबक बोलना पड़ेगा आपको, सबसे पहले जो हमको कुछ हेल्प करने के लिए जो सामने आ गए वो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ था। उन्होंने बहुत सारा मटेरियल हमारे लिए कलेक्शन किया, और जो हम जिंदा हैं वो उनकी वजह से है। और उसके बाद में गवर्नमेंट ने थोड़े से कैंप वगैरह ऑर्गेनाइज किए। बड़ी हैरानी होती है, स्टेट गवर्नमेंट खामोश थी, सेंट्रल गवर्नमेंट खामोश थी ये, और इस सच को पूरे 30 सालों से इसे दबाया गया। लेकिन एक सच ये भी है कि धारा 370 का हटना एक ख्वाब जैसा था, कोई उसके बारे में सोच भी नहीं सकता था। लेकिन धारा 370 हटी भी। आपको क्या लगता है कि जब से मोदी गवर्नमेंट आई है 370 हटी है, जम्मू कश्मीर के हालात बदले हैं, घर वापसी का सपना फिर से साकार हो सकता है? देखिए 370 का हटना कश्मीर के लिए और भारत के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट था, बिकॉज़ जब वो हटी तो उसके बाद जो कश्मीर का टोटल JNK का इंटीग्रेशन था, जो एक निशान एक संविधान का ये जो सपना था वो पूरा हुआ। उससे पहले कश्मीर की जो ऑटोनॉमी थी 370 उसको स्पेशल स्टेटस देता था, सॉरी ऑटोनॉमी नहीं थी, 370 उसको स्पेशल स्टेटस देता था। तो वो स्टेटस की वजह से वहाँ अपने ही हिसाब से वो काम होता था, सरकार अपने हिसाब से करती थी, सेंट्रल एजेंसीज़ वहाँ बिना परमिशन के आ नहीं सकती थी। तो 370 जो था ना, ये एक ब्रिज था। ये जब गिरा तो कश्मीर का इंटीग्रेशन हुआ। उसके बाद बहुत सारी जो गवर्नमेंट स्कीम्स थी 370 से पहले वहाँ लागू नहीं होती थी, तो वो वहाँ लागू हुई। और वहाँ की आम जनता को भी जब उन्होंने देखा कि उन्हें भी फ़ायदा हो रहा है, देखिए हम तो वहाँ से, हमें तो भागा खदेड़ दिया गया 1990 में, उसके बाद जो वहाँ जनता थी वो तो उन्हीं की थी। तो वहाँ पे उस समय भी उन्होंने वहाँ बहुत सारे मॉडरेट मुस्लिम्स को भी मारा है, ये बोल के कि आप काफिर हो, आप मुखबिर हो, किसके, इंडियन स्टेट के। तो उनके लिए जो भी कोई, हम तो थे ही, टारगेटेड किलिंग्स थी, उसमें तो कोई भी शक नहीं है, चुन चुन के मारा गया। और हमें किस लिए मारा गया? क्योंकि हम अपने धर्म पे विश्वास करते थे और
हम अपने भारत पे विश्वास करते थे, हम तिरंगा उठाते थे, इसीलिए हमें मारा गया। वहाँ पे किसी को मारा गया यहाँ पे, क्योंकि वो यहाँ तिलक लगाते थे तो उनको यहाँ गोली मार दी गई, यहाँ ऐसे किया गया। क्यों? क्योंकि वो दिखाना चाहते थे कि ये जो आप अपना जो रलिव गलिव सलिव का ये जो नारा था, उसका मतलब ही ये था कि खौफ, इतना खौफ बिठाओ कि या तो वो कन्वर्ट हो जाए या तो भाग जाओ। और उसके बाद 19 जनवरी को लगातार वहाँ हर जगह से, मस्जिदों से नारे लगने लगे। नारे ये लगे कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, बट्टो रोस्त बटने उसान, कश्मीर बनेगा पाकिस्तान कश्मीरी आदमियों के बिना, क्योंकि उन्हें तो वो मार रहे थे, और कश्मीरी औरतों के साथ बनेगा। और आपने अगर ये फिल्म देखी है तो उसमें आपने देखा होगा कि कैसे वो ये बोल रहे हैं कि आपकी औरतों को हम अपनी नौश बनाएंगे। उसमें दिखाया गया है कि कैसे वो लोग हमारी औरतों को टारगेट करना उन्होंने स्टार्ट कर दिया था। तो जब हमारे समाज ने भी ये देखा और कि अब ये घर की इज्जत बचाने की बात आ गई है, तो उस समय सब ने ये सोचा कि अभी कुछ पल किसी ने ये सोचा नहीं था कि हम जब निकलेंगे वहाँ से 19 जनवरी को तो हम 32 साल तक हमें इंतज़ार करना पड़ेगा। वो काली रात हमें अभी भी याद है। हम भी वैसे ही आए थे, जैसे आपने मूवी देखी है तो जैसे ट्रक में भर के लाया, मैं भी वैसे ही थी, मैं 6 साल की थी। और जी यहाँ पे किया था, क्योंकि यहाँ पे वो तिलक लगाते थे, तो उन्हें उनकी आइडेंटिटी के लिए, उनके धर्म के लिए मारा गया। तो ऐसे बहुत से जो भी कश्मीर फाइल्स में दिखाया गया है वो 1001% सच है। वो हम सब की कहानियाँ हैं और हम लोगों से अपील करते हैं कि आप कश्मीर फाइल्स देखिए। ये जो 32 साल का ये जो प्रोपोगंडा है वो कहीं ना कहीं अब ढह रहा है। ढह इसलिए रहा है क्योंकि इन्होंने, इकोसिस्टम ने बहुत कोशिश की उसको दबाने की। ना तो कोई प्रमोशन दिए, इतने कम स्क्रीन्स दिए और ऐसी टाइमिंग्स दी जो लोगों के लिए इनकन्वीनियंट हो। लेकिन ये जो ये कहानी है ना, ये कल हमारी थी, लेकिन लोगों को अब ये समझ आ गया जो हमारी कहानी थी कहीं वो कल किसी और की ना हो जाए। इसीलिए अब ये अब एक फिल्म नहीं रह गई, ये एक मूवमेंट बन चुका है। और आज तक हम बोल रहे थे, हमें सुनने वाला कोई नहीं था, बट विवेक अग्निहोत्री जी की फिल्म के माध्यम से अब सारा का सारा जो समाज है वो हमें सुनना चाहता है। 90 में हमें हमारे भारतवासियों ने भी अबैंडन किया क्योंकि उन्हें पता ही नहीं था, दबाया गया है सच को, इस तथ्य को, इस खबर को दबाया गया कि वहाँ क्या हो रहा है। लेकिन अब जब जो भी कश्मीर फाइल्स देख रहा है तो उन्हें रियलाइज़ हो रहा है कि कैसे पूरे के पूरे सिस्टम ने, चाहे वो पॉलिटिकल सिस्टम हो या चाहे वो अकेडमियाँ हो, चाहे वो मीडिया हो, चाहे वो एजुकेशन हो, कैसे इस पूरे सिस्टम ने इस सच्चाई को, हमारी त्रासदी को, हमारा जो जेनोसाइड हुआ उसको कैसे दबाने की कोशिश की। और वो जेनोसाइड था 1990 में, जिसे हम जैसा वो बता चुके हैं कि जेनोसाइड के भी एस्पेक्ट्स होते हैं। तो वो जिन्हें मारा गया, जो प्रॉपर्टीज़ डैमेज हुई, वो आप नंबर्स में, टैंजिबल नंबर्स में गिनती कर सकते हैं। लेकिन 90 के बाद आज तक जो हमारा कल्चरल जेनोसाइड हो रहा है उसे भी काउंट कीजिए। हम सरकार से ये तहे दिल से अपील करते हैं कि प्लीज़ हमारे जेनोसाइड को रिकग्निशन दीजिए, क्योंकि जो ये एक पूरी, ये हमारी सिविलाइजेशन की बात है। कश्मीर में ऋषि कश्यप की भूमि में एक पीसफुल कम्युनिटी रहती है, बुद्धिजीवी कम्युनिटी रहती है, और आज वहाँ पे क्या है। जी, आपने बहुत बड़ी बात उठाई है। आपने जो बात कही है कल्चरल जेनोसाइड की, देखिए इसी मुल्क में हैदर बनती है, इसी मुल्क में शिकारा भी बनती है, लेकिन जिस तरीके से आतंकियों को ग्लोरीफाई किया जाता है और अब जाकर के जिस तरीके से ये फिल्म आई है, आपको क्या लगता है कि एक जिहादी मानसिकता इस बॉलीवुड में भी फैली हुई है? हाँ बिल्कुल बिल्कुल। जितनी भी आज तक आप कितनी भी मूवीज़ देख लिए, ये ये क्या कहते हैं, हैदर देख लीजिए, शिकारा देख लीजिए, जितनी भी मूवीज़ है उसमें सब क्या दिखाया है कि बेचारे आतंकवादी, मतलब उन बेचारों पे इतना अत्याचार कर रही है इंडियन गवर्नमेंट की वो बेचारों ने हथियार उठा लिए, इसलिए उनको इतना ज़्यादा प्रोपेगेंडा फैलाया जा रहा है। और आप ये देखिए अभी जो ये मूवी आई है ये कपिल शर्मा शो में भी रिजेक्ट कर दी गई। क्यों? क्योंकि इसमें सच्चाई है। वो सच्चाई वो लोगों को बताना नहीं चाहते। जो हमारे साथ असलियत हुई है, जो हमारी ह्यूमैनिटी के साथ जो हमारे को त्रासदी दी गई है, उसको वो दबाना चाहते हैं। और ये सारा प्रोपेगेंडा जो है, ये सारा ये सब बॉलीवुड दबा रहा है, क्योंकि बॉलीवुड नहीं चाहता कि सच्चाई बाहर निकले। जी बिल्कुल। आपको क्या लगता है जब से फिल्म आई है तब से ये जो कश्मीरी हिंदुओं के साथ जो कुछ हुआ वो अब एक मूवमेंट बनता नज़र आ रहा है? इस फिल्म का बहुत बड़ा रोल है उसमें। बिल्कुल, इस फिल्म का बड़ा रोल है सभी भारतीयों को जोड़ने में, क्योंकि आज तक
लोगों को पता ही नहीं था कि हमारे साथ हुआ क्या। और हम रोज़ रोज़ सोशल मीडिया में भी और अदरवाइज़ भी अपने बाकी सर्कल्स में भी ये इन बातों को जूझते थे कि कश्मीरी पंडित वहाँ से भाग गए, आप लोग कावर्ड्स थे। तो हम लोगों को ये समझाते समझाते थक जाते थे कि हम कावर्ड्स नहीं थे, हम सिर्फ 5% लोग थे। तो 5 लोगों को जब 100 लोग घेर लेते हैं जिनके हाथ में क्लाशनिकोव और बहुत ज़्यादा सोफिस्टिकेटेड वेपन्स होते हैं, तो वो 5 लोग, और जिसके साथ कोई एडमिनिस्ट्रेशन नहीं होती, जिसके साथ पुलिस नहीं होती, तो वो उन लोगों को क्या आप कावर्ड बोलेंगे? तो आज वो लोग भी हमारे साथ हैं, वो भी अब ये समझ चुके हैं कि हाँ, हमारे हाथ में उस टाइम कुछ नहीं था, हमारे साथ कोई नहीं था, हमारे पूरे सिस्टम ने हमें फेल किया उस टाइम। तो ये आप देख रहे हैं जैसे कई लोग आगे आ रहे हैं बोलने के लिए कि ये प्रोपेगेंडा है। तो जब प्रोपेगेंडा होता है तो दिलों को जोड़ता नहीं है, दिलों को छूता नहीं है। ये हमारी सच्ची घटनाओं पे आधारित है, ये कोई फिक्शनल नहीं है, कोई नॉवल में से निकाली हुई मूवी नहीं है। इसीलिए ये लोगों को जोड़ रही है। इसीलिए जब ये मूवी देख के लोग थिएटर से बाहर निकलते हैं तो उनका जो रिएक्शन होता है वो आक्रोश का होता है, उनका जो रिएक्शन होता है वो नम होने का होता है। और जो भी वहाँ से बाहर निकलता है, नॉन कश्मीरीज़ की मैं बात कर रही हूँ, वो लोग ये कहते हैं कि हमें तो पता ही नहीं था कि ये हुआ है। मतलब हमारे कई दोस्त यार जिनको हम सिर्फ बोलते थे क्योंकि वो सिर्फ हमारी कहानी सुन पाते थे कि हमारे साथ क्या हुआ, अब उन्होंने पूरी कम्युनिटी की कहानी सुनी है कि एक बड़े स्तर पे क्या हुआ और हम लोगों ने क्या झेला और कैसे झेला। जी वक्त बदला है, माहौल बदला है, केंद्र में मोदी की सरकार है। आपको क्या लगता है कि ये मूवमेंट अब और आगे जाएगा? जिस तरीके से इस फिल्म ने भी एक बहुत बड़ा रोल प्ले कर दिया है। देखो, हमें लगता है कि अब वक्त आ गया है, क्योंकि जितने भी बड़े बड़े मुद्दे हिंदुस्तान में चल रहे थे, जो अभी 47 के बाद में दब गए थे, आपका जो बनारस का काशी विश्वनाथ का मुद्दा था, वो उसने मोदी जी ने ठीक तरह से लेके वहाँ पर उनको आज़ाद कराया, वहाँ पर मंदिरों को। आपके राम जन्मभूमि का मसला था, वो भी सुप्रीम कोर्ट ने हल कर दिया, इसमें इनका बहुत अच्छा योगदान रहा। आर्टिकल 370 जो कश्मीर का था, जो 47 से ये काला दबा था हिंदुस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन पर, तो वो ख़त्म हो गया। 35A वहाँ पर ख़त्म कर दिया, जो पाकिस्तान से में 47 में लोग जो वहाँ पर हिंदुस्तान पाकिस्तान हुआ था, जो पाकिस्तान में बहुत सारे लोगों को मारा गया, हिंदू लोगों को जो कश्मीरी थे, POK में रहते थे, वो वहाँ से जुम्मू आए। उनको आज तक 2019 से पहले उनको राइट ऑफ वोट नहीं था, वो प्रॉपर्टी नहीं कर सकते, वो नौकरियां नहीं कर सकते। वहाँ पर ये त्रासदी देखो, वहाँ पर जो स्टेट गवर्नमेंट थी वो किस तरह से हिंदू विरोधी गवर्नमेंट 47 से ही चल रही थी वहाँ पर, तो वो भी उनको उन्होंने दे दिया। और जो हमारी नारी जाति है, जो स्त्रियाँ बहनें हैं, जो कश्मीर से बाहर किसी से शादी करते थे, उनको राइट टू प्रॉपर्टी भी नहीं दिया जाता था। तो ये सारी चीज़ें तो मोदी जी ने कर ले हैं। 3 तलाक का मसला था, वो भी उसने हल कर दिया है। तो बेचारी जो हमारी मुस्लिम बहनें हैं, जो वो सताई जाए, तो उससे तो हमें अब उम्मीद पूरी है कि कश्मीर हिंदू का मसला जो है, ये सेंट्रल गवर्नमेंट जो BJP की गवर्नमेंट है, ये ठीक तरह से उठाएगी और हमारा जो राइट टू लिव है वहाँ पर, राइट, हमें जस्टिस जो है वो हमें मिल जाएगा। और जिनोसाइड का जो हमारा हुआ था उसको गवर्नमेंट डिक्लेयर करेगी। ये कश्मीरी हिंदुओं का कश्मीर से जो विस्थापन हुआ है, ये कश्मीरी हिंदू का जिनोसाइड है। और एक पॉलिसी बनेगी सेंटर में हमारे रिसेटलमेंट की वहाँ पर, और वो रिसेटलमेंट हमारा तभी होगा जिसमें हम भागीदारी होंगे, जो हमसे डिस्कशन में आ जाएगा। हम कश्मीर से अपनी मर्ज़ी से नहीं निकाले, हमको कश्मीर से निकाला गया था, लेकिन जब हम कश्मीर जाएंगे हम अपनी मर्ज़ी से जाएंगे और हम देखेंगे कि हमारे लिए क्या वहाँ पर है, ताकि हमारा दूसरा जेनोसाइड जो है हिंदुओं का दोबारा ना हो। वहाँ पर 3 चीज़ें नहीं दबाने से नहीं दबती हैं। एक तो सूर्य का प्रकाश, चाहे कितना भी दबाव उस पर डालो वो नहीं दबता है, वो निकल के आता है। और चांद की चांदनी, चाहे कितना भी आघात हो जाए, चांद की चांदनी बाहर तो आ ही जाते हैं। इस तरह सत्य जो है वो चाहे कितना भी दबाव, वो निकल के आ ही जाता है। और आज ये सत्य जो कश्मीर का था, जो कश्मीर के साथ वहाँ पर जो दुर्घटनाएं हुई थी, जिस तरह से कश्मीर की प्रताड़ना हुई थी वहाँ कश्मीर हिंदुओं की, और इसमें जो सारे गवर्नमेंट के अफसरान, चाहे गवर्नमेंट की पॉलिटिकल पार्टी जो मिली हुई थी, तो ये सब सत्य इस फिल्म के द्वारा सामने लाया गया। और सब लोगों को मेरी अनुरोध है कि हिंदुस्तान के 130 करोड़ हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई जितने भी यहाँ पर बाशिंदे हैं, वो इस फिल्म को देखें। और इस फिल्म को देखने से उनको ये थोड़ा सा ये पता चलेगा कि ये एक माइनॉरिटी जो वहाँ पर कश्मीर में थी, उनके साथ कितनी प्रताड़ना हुई, वहाँ पर उनको किन जुल्मों का शिकार होना पड़ा, और उसके बाद में गवर्नमेंट ने उनका क्यों नहीं कोई संज्ञान लिया। सुप्रीम कोर्ट का कमीशन बैठना चाहिए इसमें, और जितने भी विक्टिम्स वहाँ पर है, विक्टिम फैमिलीज़ हैं, वहाँ पर उनकी पूरी तरह से उनको जानकारी लेके एक वाइट पेपर इशू होना चाहिए इस चीज़ पे। थैंक यू वेरी मच। जी बिल्कुल, सच की अपनी एक तासीर होती है। सच दब सकता है,
कुछ समय के लिए छिप सकता है, कुछ समय के लिए, लेकिन सच सच है, वो सामने ज़रूर आएगा। और जो जेनोसाइड हुआ 1990 में, जो कश्मीरी हिंदुओं के साथ हुआ, वो सच अब पूरी दुनिया के सामने आ चुका है। लोग अब इन कश्मीरी हिंदुओं के साथ कनेक्ट हो रहे हैं। वक्त बदला है, तस्वीर बदली है, और उम्मीद है कि जिन लोगों का हक मारा गया, जिन लोगों के साथ जुल्म और सितम हुए, उनको जस्टिस मिलेगा। ये मूवमेंट एक पूरे हिंदुस्तान में एक बड़ा मूवमेंट होकर के उभरेगा। तस्वीर बदल चुकी है। बहरहाल आपने इस पूरी प्लाइट को सुना, इस पूरे हालात को समझा। आपकी अपनी राय क्या बनती है, आप कमेंट बॉक्स में जाकर के ज़रूर लिखिएगा। और अगर जो लोग हिंदुस्तान में कश्मीर को हिंदुस्तान का हिस्सा समझते हैं, वो लोग इस फिल्म को ज़रूर देखें और इस मूवमेंट से ज़रूर जुड़ें। बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, और हाँ, बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि आप तक वीडियो का नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। देखते रहिए इंडिया न्यूज़ एंटरटेनमेंट।